everyone, welcome to my channel EGVSR. Today learn about atomic structure by Rutherford atomic models या हम बोल सकते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जिसका अनदर नेम है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो पहले मैं आपको रदरफोर्ड के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं कि ये कौन थे। रदरफोर्ड कौन था? रदरफोर्ड फर्स्ट पर्सन who study atomic structure and nucleus of atom। ठीक है, रदरफोर्ड कौन था? वो पहला व्यक्ति था जिसने क्या है एटम की स्ट्रक्चर के बारे में एक एक्सपेरिमेंट दिया था। मीनिंग है कि उसने एटम की स्ट्रक्चर बताई थी कि क्या होता है, और जो न्यूक्लियस होता है एटम्स का, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, तो ये इसने कैसे बताया था कि एटम्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसका बहुत सारा स्पेस खाली होता है। ठीक है, इसने ये अपने एक्सपेरिमेंट से बताया था। ठीक है, कि मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी एंड सेंट्रल पार्ट इज न्यूक्लियस। ठीक है, उसने ये बहुत सारे कंक्लूजन दिए थे। तो ये एटम्स के बारे में उसने जो ये कंक्लूजन दिए हैं ये किस एक्सपेरिमेंट से दिए हैं? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, तो इसी के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। इसने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ही क्या किया था? एटम्स के बारे में अपने व्यू दिए थे। ठीक है, कि एटम्स क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स क्या था? रदरफोर्ड कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट इन 1911 टू डिटेक्ट द इनर कंपोजिशन ऑफ एन एटम। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या किया था? 1911 में एक एक्सपेरिमेंट दिया था। ठीक है, क्या करने के लिए? एटम की जो इनर कंपोजिशन है उसके बारे में जानने के लिए। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मीनिंग है कि जो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया था, वो एक्सपेरिमेंट इसने क्यों किया था? ये देखने के लिए कि जो एटम है ना उसकी इनर कंपोजिशन कैसी है। ठीक है, तो देखो इसमें इसने क्या किया था? जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसके लिए किसकी जरूरत है? एक तो इन्होंने क्या किया था रदरफोर्ड ने, जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं जिसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। ओके, ये क्या होता है? हीलियम की क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, जिसमें 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं और 2 ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या लिया है? गोल्ड फॉइल ली है। गोल्ड फॉइल क्या होती है? गोल्ड फॉइल की मेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मैं आपको इसका रीज़न बता दूँ कि उसने क्या है गोल्ड फॉइल चूज़ क्यों की है। क्योंकि जो गोल्ड फॉइल होती है ना उसमें मेलेबिलिटी की क्या है? प्रॉपर्टी पाई जाती है। मीनिंग है कि ये इतनी मोटी थी कि इसमें क्या है 1000 एटम हो। ओके, बट जैसे इसकी मेलेबिलिटी के कारण इसको क्या है पतली सीट में कन्वर्ट कर दिया गया। ओके, तो जो ये क्या है कि एक गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल पे जैसे ही रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की तो उसने क्या देखा कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल टकराते हैं इस गोल्ड फॉइल से, कुछ तो अल्फा पार्टिकल इसमें से सीधे गुजर जाते हैं। ओके, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या है स्कैटर हो जाते हैं स्मॉल एंगल से, कुछ अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो जाते हैं लार्ज एंगल से। ठीक है, बट कुछ अल्फा पार्टिकल टकरा के वापिस आ जाते हैं अपने उसी पाथ में। ठीक है, उसने ये कंक्लूजन निकाला। ठीक है, जैसे उसने ये देखा कि जो अल्फा पार्टिकल है कुछ तो इसमें से पास हो रहे गोल्ड फॉइल से, ओके, और कुछ वापिस आ रहे, तो उसके माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ कि ऐसा लगता है कि जो गोल्ड फॉइल है इसके अंदर क्या है पॉजिटिव चार्ज का कोई क्या है नाभिक, न्यूक्लियस में क्या है पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से टकराने के बाद ही तो अल्फा पार्टिकल वापिस आ रहे हैं। ठीक है, तो उसने ये क्या निकाला है, उसके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ कि कुछ तो एटम जो गोल्ड फॉइल है उसके एटम के बीच में कुछ तो ऐसी चीज है जिससे टकराने के बाद क्या है जो हमारे अल्फा पार्टिकल है वो स्कैटर वो वापिस आ रहे हैं। ओके, तो वो पार्ट्स क्या था? पॉजिटिव पार्ट था किसका? न्यूक्लियस का। ओके, तो देखो जो एटम्स है उसका क्या था? वो पॉजिटिव पार्ट था। तो इसने क्या ऑब्जर्वेशन की है, मैं इसमें करवाऊंगी आपको ऑब्जर्वेशन और उसका कंक्लूजन और साथ में ड्रॉबैक। ठीक है, कि रदरफोर्ड की क्या कमियां रही थी, क्या उसने ऑब्जर्व किया था एक्सपेरिमेंट से, और क्या उसने लास्ट में कंक्लूजन निकाला था। ओके, तो देखो फर्स्ट में क्या है? फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जैसे मैं क्या आपको बता दूं कि जैसे कि ये क्या है गोल्ड फॉइल है। ठीक है,
ये है गोल्ड फॉइल। इसमें से जैसे ही अल्फा पार्टिकल की क्या करवाई है, बम्बार्डमेंट करवाई है। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल ऑफ हीलियम, ठीक है। जैसे ही इसमें अल्फा पार्टिकल की क्या करवाई, बम्बार्डमेंट करवाई, तो कुछ तो अल्फा पार्टिकल इसमें से ऐसे पास हो गए, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट क्या था, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल स्टेट, ठीक है। तो ये तो इसमें से पास हो गए। कुछ क्या हुआ कि जो अल्फा पार्टिकल है वो यहाँ पे आए, यहाँ से टकरा के ऐसे बैंड हो गए, ठीक है। और कुछ क्या हुए, यहाँ से आए इस साइड बैंड हो गए, ठीक है। और कुछ क्या हुए, इससे टकराने के बाद वापस यहाँ आ गए, ठीक है। तो ये कंडीशन इसने बताई है कि कुछ तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन गए, कुछ ऐसे बैंड हो गए, लार्ज एंगल से, कुछ स्मॉल एंगल से बैंड हुए, ठीक है। जिसे मैं आप पॉइंट में करवाऊंगी। द सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट फ्रॉम गोल्ड फॉइल बाय स्मॉल एंगल, जैसे कि ये है यहाँ पे, ओके। तो ये अल्फा पार्टिकल इससे टकरा के जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था न्यूक्लियस में, इससे बैंड हो गए, ठीक है। तो ये कंक्लूजन उसने बाद में बताया है कि कुछ ना कुछ तो था भी, जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल है वो कुछ तो पास हो रहे हैं, कुछ क्या डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसने क्या है, ये 3-4 पॉइंट इसने ऑब्जर्व किया है एक्सपेरिमेंट में। एक तो क्या ऑब्जर्व किया कि फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास हो रहे हैं स्ट्रेट लाइन, लेकिन कुछ एक अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं स्मॉल एंगल से, ठीक है। सम ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बाय लार्ज एंगल, जैसे कि यहाँ पे दिखा गया है लार्ज एंगल से, ओके। ये क्या हो रहे हैं, लार्ज एंगल से। कुछ तो इस लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और कुछ डायरेक्ट पास हो रहे हैं, कुछ टकरा के वापिस आ रहे हैं, ठीक है। ये इसने 4 कंडीशन देखी, ठीक है। तो इससे इसने क्या कंक्लूजन निकाला, इससे इसने कंक्लूजन निकाला है कि द एटम इज स्फेरिकल एंड मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट इज एम्प्टी, ठीक है। तो उसके दिमाग में मतलब ऐसे क्या उसने ये तीनों चारों पॉइंट ऑब्जर्व करके तो उसने कंक्लूजन निकाला है कि जो एटम है ना, एटम का मोस्टली पार्ट क्या है, एम्प्टी है। तभी तो इसमें से ये क्या जो अल्फा पार्टिकल है वो डायरेक्टली पास हो रहे हैं, ठीक है। एक तो कंक्लूजन यही निकल गया कि एटम क्या एक स्फेरिकल है और उसका ज्यादातर भाग क्या है, खाली है, इसीलिए उसमें से अल्फा पार्टिकल आसानी से पास हो रहे हैं, ठीक है। सेकेंड उसने क्या बताया कि द सेंट्रल मासिव पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस विच इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसने क्या बताया कि जो पॉजिटिव जो इसका सेंट्रल पार्ट है, जिसको क्या बोला है इसने, न्यूक्लियस बोला है, तो उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। और इसके अराउंड में, जैसे कि हमारा ये एटम होता है, यहाँ पे इसके न्यूक्लियस होता है, इसके अराउंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ओके। इसने यही दिया। इन न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पैक्ड टुगेदर विच इज कॉल्ड न्यूक्लियन, ठीक है। क्या इसने नाम दिया है कि जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट था, उनका क्या बोला गया, उनको न्यूक्लियन बोला गया, ठीक है। तो क्या हुआ था, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल विद कंपैरिजन टू एटम, ठीक है। तो ये देखो, ये एटम था, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो साइज है भाई इस एटम को देखते हुए बहुत ही छोटा है, ओके। रदरफोर्ड प्रिडिक्ट दैट इलेक्ट्रॉन रोटेट in various orbit around the nucleus due to electrostatic force of attraction, ठीक है। जैसे ही उसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने ऑब्जर्व किया कि एटम में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, ओके। जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, जिसका नाम इसने रखा है न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिट में, जिसको क्या बोला गया है, सेल्स, मतलब ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करते हैं। किसके कारण करते हैं रिवॉल्व, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ओके। तो देखो एक इसने ये बताया कि इसने बताया है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो फिर लास्ट में क्या दिया, व्हेन इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, जो क्या करती है, घुमावदार जो रोटेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की। इसने कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में। सो इलेक्ट्रॉन लॉस इट्स एनर्जी एंड स्पायर्ड आउट इनटू द न्यूक्लियस एंड द एटम वुड क्लोज अप बट द एटम फाउंड टू बी स्टेबल, ठीक है। देखो इसने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस तो वो रोटेशन की वजह से अपनी एनर्जी को लॉस करते जाएंगे, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिवॉल्व करते जाएंगे तो वो अपनी एनर्जी को लॉस करते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे कि ये एटम है,
ओके ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इन ऑर्बिट में। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ऐसे रिवॉल्व करते करते अपनी सारी एनर्जी को खो के क्लोज अप हो जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, जो एटम है वो अनस्टेबल होगा। बट इसका ये कंक्लूजन तो क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि एटम तो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ, इसने यही बताया कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड तो वो अपनी एनर्जी को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। एनर्जी स्पायर्ड आउट इनटू द न्यूक्लियस एंड द एटम वुड क्लोज अप बट द एटम फाउंड टू बी स्टेबल। लेकिन क्या होगा, जब वो एनर्जी खो देंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे और जिससे एटम क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। बट जो एटम वो तो स्टेबल है। तो इसका ड्रॉबैक यही था कि जो रदरफोर्ड है ना, वो स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाता है, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है। क्योंकि एटम तो स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। तो क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आएगा, सारे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी का लॉस कर देंगे और एटम को अनस्टेबल बना देंगे, ठीक है। तो इसका ये जो इसने बताया ये गलत था, ठीक है। और ना ही ये एक्सप्लेन कर पाता इलेक्ट्रॉन की सेल्स को, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के कक्ष है ना उसकी स्थिरता को भी ये क्या है, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ओके, तो मैं आपको एक बार फिर इसका ओवरऑल बता दूं इसने क्या क्या बताया है। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल का। ओके, अल्फा पार्टिकल आपको पता होनी चाहिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं हीलियम के, जिसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। उसने जैसे ही गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई अल्फा पार्टिकल की, तो उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ तो अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट पास हो रहे हैं इस गोल्ड फॉइल में से, ओके। और कुछ अल्फा पार्टिकल क्या है, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बट उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल इसके टकराने के बाद वापस आ रहे हैं, ठीक है। जैसे अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज से टकराएंगे तो वो वापस आ रहे हैं। तो एक माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ कि ऐसा तो कुछ है गोल्ड फॉइल के एटम में कि जिससे टकराने के बाद जो अल्फा पार्टिकल वापस आ रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज था। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि एटम, उसने ये सोचा कि एटम के सेंटर में जरूर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। उसी से टकराने के बाद ये जब जो अल्फा पार्टिकल उस पॉजिटिव चार्ज से टकराते हैं तो वो उछल के वापस आते हैं। बट जो अनदर अल्फा पार्टिकल जिसको टकरा नहीं रहे तो वो स्ट्रेट लाइन में पास हो रहे हैं, ठीक है। मीनिंग क्या है कि ओनली वही अल्फा पार्टिकल वापस आएंगे जो इस पॉजिटिव चार्ज से टकराएंगे, अनदर तो क्या है, इससे बगैर टकराए ही क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, ठीक है। तो उसने यही देखा कि जरूर एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जिसका नाम इसने दिया है न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस में इसने बताया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिनका नाम क्या दिया है, न्यूक्लियॉन, ओके। और इसने देखा है कि जो एटम का ज्यादातर पार्ट क्या है, एम्प्टी है, तभी तो इसमें से मोस्टली अल्फा पार्टिकल पास हुए हैं। एक्सपेरिमेंट से उसने यही कंक्लूजन निकाला है। और साथ में इसने दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और साथ में इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसने बताया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहेंगे अराउंड द न्यूक्लियस तो अब अपनी एनर्जी का लॉस करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब जितनी ज़्यादा इनकी स्पीड होती जाएगी रोटेशन की तो उतनी ये अपनी एनर्जी को लॉस करते जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अपनी ये सारी की सारी ऑल एनर्जी को लॉस कर देंगे और क्या हो जाएंगे, एटम्स के अंदर फॉल डाउन। मीनिंग क्या है कि ये एटम में गिर जाएंगे, ठीक है। स्पायरल्ड आउट इनटू द न्यूक्लियस, भी एक टाइम ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन लॉस इट्स एनर्जी एंड स्पायरल डाउन इनटू द न्यूक्लियस ड्यू टू इट एटम इज क्लोज अप, भी जिसके कारण जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। बट ये तो इसका कंक्लूजन गलत निकला है। क्यों? क्योंकि एटम तो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो इसका ड्रॉबैक क्या आया है भाई, ड्रॉबैक आया है इसका कि ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया और ना ही इलेक्ट्रॉन की सेल्स की जो स्टेबिलिटी है उसके बारे में बता पाया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं आगे जो नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।